हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा अकेडमी। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले सीटेट 15 दिसंबर 2024 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, जिसकी यहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से मैंने जो है इसकी व्याख्यात्मक हल की है। इसकी साथियों आज हमारी जो आपका 20 अगस्त 2023 को आयोजित होने वाले सीटेट पेपर 1 का यहाँ पे सीडीपी विषय आपका जो है आज करवाने वाला हूँ। पिछली जो है आप लोगों ने 4 जुलाई 2024, 21 जनवरी 2024 का सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर 1 और पेपर 2 नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बना है साथियों की सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप लोग यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, जो कि बहुत सरल तरीके से और बहुत कम समय में आपको जो है उसका जो है यहाँ पे व्याख्यात्मक हल दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। साथियों आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, आप लोग को यहाँ पे अच्छा लगेगा और आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के आपके सीटेट में एग्जाम जो है क्वेश्चन जो है ये पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको बताना है कि डिस्ग्राफिया। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उचित। सीटेट में सर साथियों यही एक जो है यहाँ पे एक प्लस पॉइंट कह लीजिए, माइनस पॉइंट कह लीजिए। यहाँ पे जो आपकी 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उन 4 ऑप्शन में आपको देखना रहता है कि लगभग सभी सही रहते हैं, लेकिन जो सबसे सही हो, सबसे उचित हो, उस विकल्प को यहाँ पे सही माना जाता है। जैसे आप लोग कपड़े की दुकान पे जाते हैं और आप लोग को कपड़ा दिखाया जाता है और 4 कपड़ा दिया गया, तो उसमें आपको सब अच्छा लगता है, लेकिन जो सबसे अच्छा होगा उसको आपको चुनना है। तो ऐसे आपके सीटेट एग्जाम में भी आपको देखने को मिलता है। तो चलिए, कह रहा है कि डिस्ग्राफिया क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डिस्ग्राफिया जो है ये क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटि करना है। नहीं साथियों, ये आपका बिल्कुल गलत है। भाषण विकार जो है ये डिसलेक्सिया कह सकते हैं। फिर कह रहा है कि एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधित है, ये भी नहीं है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषताओं अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्ग्राफिया होता है, डिस्ग्राफिया साथियों लेखन विकार होता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा राइट आंसर 3। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्याचार के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। देखिए, जब कोई प्रतिभाशाली बच्चा होता है, जिसे हम गिफ्टेड चिल्ड्रन के नाम से जानते हैं, उसको जो है शिक्षित करने का जो उसको मेथड कह लीजिए, करिकुलम कह लीजिए, तो उसको तीव्र गति से जब उसके पाठ्यक्रम को जो है बढ़ाया जाता है, पाठ्यचर्या को, तो ये क्या कहलाता है। तो यहाँ पे साथियों ये कहलाता है त्वरण या गति संवर्धन, जिसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर का। यहाँ पे बताना है कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे, देखिए जो शिक्षक समावेशी कक्षाओं की दिशा में कह रहे हैं, जिन्हें हम साथियों यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव क्लासरूम में जो है ये काम कर रहे हैं, तो उनको जो है यहाँ पे इन विकल्पों में क्या क्या होने की उनको अपने पास जो है उसको करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए विकल्प के अनुसार हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सा विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है कि पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। देखिए, एक समावेशी शिक्षक जो होता है वो सभी बच्चों को, पिछड़े, आदिवासी, दलित, आर्थिक रूप से अल्पसंख्यक, सभी को लेकर साथ चलता है, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो। तो उनके पाठ्यचर्या को अनुकूल, उन बच्चों के अनुकूल बनाना चाहिए।
इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 भी यहाँ पे करेक्ट है। फिर ऑप्शन 2 कह रहा है कि विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। देखिए यहाँ पे विविध इनकॉर्पोरेट जो है डिस्क्रिप्स जो है प्रेपोजिशन जो है यहाँ पे आपको अपनाना है। जैसे विविध दृष्टिकोणों को यहाँ पे शामिल करना है, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं भिन्न भिन्न संस्कृतियों को बैठे हैं, तो उनके जैसे कोई तमिलनाडु का हो गया, कोई चेन्नई, कोई सॉरी साथी कोई गुजरात का होगा, तो इस प्रकार की वहाँ पे दृष्टिकोण अपनाना है और एग्जाम्पल प्रस्तुत करना है। तो ऑप्शन 2 भी राइट हो जाएगा। फिर कह रहा है ऑप्शन 3 अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वक ग्रह की जांच करें। देखिए जब कोई शिक्षक समावेशी कक्षा में जो है काम कर रहा है, तो उसको जो है प्रिजुडियस उसके अंदर नहीं होना चाहिए, जो बायसनेस है उसके अंदर नहीं होना चाहिए। उसको जो है अपने बायसनेस की जांच करना चाहिए कि कहीं मैं पूर्वग्रह से तो नहीं ग्रसित हूँ। तो ऑप्शन 3 भी यहाँ पे राइट है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। बिल्कुल नहीं साथियों, समावेशी कक्षा में विविधता को बाधा कभी नहीं देखना है। आपको बता दें कि सीटेट एग्जाम में बाधा आ जाए तो समझ लीजिए वो यहाँ पे आपका माइनस है, वो विकल्प आपका गलत ही है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। देखिए जब शैशवावस्था होती है, बच्चा जब शैशवावस्था में कहाँ होता है, तो बच्चा जो है शैशवावस्था में अपने फैमिली में होता है। तो फैमिली जो होती है वो साथियों यहाँ पे प्राथमिक जो है ये प्राथमिक संस्था होती है। पहले नंबर तो देखिए परिवार जो है ये प्राथमिक संस्था है, ठीक। उसके बाद जब बाल्यावस्था होती है, सामाजिकरण होता है, तो बच्चे जो है इन्फेंसी स्टेज जाते हैं, बच्चे समूह में रहते हैं अपने जो नियरहुड के साथ, तो इनकी जो है ये माध्यमिक अवस्था होती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। प्राथमिक फैमिली हो जाएगा, प्राथमिक संस्था, और द्वितीय हो जाएगा हमारा समूह, जो बच्चों का समूह होता है, उनके मित्र होते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बताना है लेवाइगोट्स्की के अनुसार। देखिए लेवाइगोट्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया, इन जो है 4 ऑप्शन में आपको देखना है कि उनके अनुसार क्या चीज़ें यहाँ में जो है देखने को, उनके जो सिद्धांत हैं, उनकी जो थ्योरी है, उसमें हमें इन चारों विकल्पों में क्या देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। बिल्कुल गलत है साथियों, ये वाइगोट्स्की का कथन नहीं है। फिर कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। बिल्कुल गलत है वाइगोट्स्की के अनुसार। फिर कह रहा है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। साथियों लेवाइगोट्स्की के अनुसार ये भी गलत है। फिर ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। बिल्कुल सही साथियों, उनका कथन था कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट को जो है सरल और सुगम बनाता है। इसलिए राइट आंसर 4 हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो ये साथियों यहाँ पे लॉरेंस कोहल वर्ग का कौन सा स्तर यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें साथियों हमें जो है ये पारंपरिक स्तर जो है कॉन्वेंशियल लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे अभिकथन दिया गया है, अभिकथन का कारण दिया गया है कि अभिकथन कारण पे कितना सटीक है, इसको जो है हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं अभिकथन। अभिकथन कह रहा है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत
शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। तो ये जो विकल्प है बिल्कुल यहाँ पे सही है, क्योंकि जो शिक्षक हैं और जो साथी हैं वो अधिक जानकार लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी जो समझ की स्किल है उसको जो है विकसित करने में मदद करती हैं। तो ये यहाँ पे आवश्यक हो जाता है, उनका जो समर्थन करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो अभिकथन बिल्कुल सही है। अब कारण क्या कह रहा है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल देखिए, जो लेवाइगोट्स्की महोदय हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देते हैं। वो कहते हैं कि बच्चा समाज में रहकर जो है उसका ज़्यादा विकास होता है, समाज में रहकर उसकी भाषा का विकास होता है, उसके कॉग्निशन का विकास होता है। तो इसलिए यहाँ पे कारण जो है कथन पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कथन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर सीटेट के जो है प्रिपरेशन में मदद मिल सके, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या हमारी जो है ईबीएस की जो फ्री कोर्स की क्लास हो उसको आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड हो सके। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण क्या है। देखिए, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसके जो मुख्य एम है, उसके जो गोल है वो क्या है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि उसका जो गोल है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके। देखिए, जब विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि दी जाती है, उनको फीडबैक दिया जाता है, तो वो अपने अधिगम में कहीं ना कहीं सुधार कर लेते हैं। इसलिए बच्चों को, विद्यार्थियों को फीडबैक देना यहाँ पे आपको आवश्यक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि देखिए, कह रहा है कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। एक बार फिर से क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे साथियों कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल है। तो वो कौन सा आयु होती है बच्चों का जो अपने शब्दों के खेलों में साथियों ये लोग शामिल होते हैं। तो यहाँ पे 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो कि ये बाल्यावस्था जो है मानी जाती है, 7 वर्ष की आयु साथियों ये मध्य बाल्यावस्था की आयु मानी जाती है। तो बच्चे इनमें जो है चुटकुलों पहेलियों को पसंद करते हैं और शब्दों का खेल खेलते हैं, इसलिए राइट आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। देखिए, जो कैरल गिलिगन है उन्होंने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना इसलिए की थी क्योंकि इनके जो सिद्धांत थे उनमें जेंडर बायसनेस थी, उनमें जेंडर रूढ़िवादिता हमें देखने को मिलती है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसकी आलोचना की। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा कि नारीवादी दृष्टिकोण के कारण इन्होंने इसकी आलोचना की है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो साथियों, जो जीन पियाजे का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसे हम प्री ऑपरेशनल जो है स्टेज कहते हैं, उनमें जब ध्यान केंद्रित और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति जो है संदर्भित होती है, तो यहाँ पे उनमें सेंट्रेशन होता है, केंद्रीयन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि
प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच है। तो देखिए प्रारंभिक अवस्था में जो वृद्धि होती है, बाल्यावस्था में जो वृद्धि और सोच होती है, वो किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है वो स्थिर होती है, क्योंकि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें वृद्धि थोड़ा रुक जाती है, स्थिर हो जाती है। उसके बाद जो सोच होती है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की सोच होती है साथी, वो कुछ हद तक यहाँ पे आत्म केंद्रित होती है, ईगोसेंट्रिक होती है। उसके बाद अब बात करते हैं मध्य बाल्यावस्था की। तो मध्य बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है वो साथियों धीमी होती है, और उनकी जो सोच होती है मध्य बाल्यावस्था के बालकों की, वो तार्किक होती है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रॉस मोटर स्किल क्या है। बुनाई है, तैरना है, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना है, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना है। तो जो यहाँ पे स्थूल है, जो जैसे हाथ पैर चलाना, हाथ पैर जब हम चलाते हैं तो ये स्थूल आता है, और सूक्ष्म जैसे बुनाई हो गया, कागज पे वृत्त बनाना, आयत काटना, ये सब सूक्ष्म गतिक कौशल हैं। और इन 4 विकल्पों में हमारा जो तैरना है ये स्थूल गतिक कौशल है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और सिद्धांतों का पालन करते हैं। देखिए जो भौतिक वृद्धि है और डेवलपमेंट है वो विकास के साथियों, यहाँ पे जो विकास के शीर्षगामी या अवरोही पर जो है पालन करती है सिद्धांतों का, और उसके समीपस्थ या आंतरिक से बाहरी के वो सिद्धांतों का पालन करती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन है साथियों, जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। यहाँ पे आपको बताना है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास, देखिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो एक दर्शन शास्त्री होता है उसके पास कौन सी बुद्धि हमें देखने को मिलती है? तो जो दर्शन शास्त्री होता है उसके पास हमें जो है अंतः व्यक्तित्व की जो है प्रकार की बुद्धि देखती है, जिसे हम इंट्रापर्सनल कहते हैं। जो दूसरी की समझ जो है विकसित करता है या रखता है, वो जो है इसके अंदर होती है। उसके बाद कह रहा है कि मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा होती है? तो जो मूर्तिकार होता है उसके पास दिक् स्थान की बुद्धि होती है, स्पिरिचुअल जो है बुद्धि होती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। देखिए जो अनुभवात्मक अधिगम है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है वो किस पर बल देता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट हो जाएगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। देखिए जब कोई बच्चा होता है वो जो है एक्सपेरिमेंटल या अनुभव सीखता है, तो उनमें जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो अपने क्रिटिकल थिंकिंग को जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंस देता है, महत्व देता है, जिससे उसकी सोच जो है एक जो है यहाँ पे अपसारी चिंतन को जन्म देती है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? देखिए बच्चों में जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है डेवलप करना चाहते हैं, तो उसमें इन विकल्पों में कौन सा तरीका सबसे प्रभावी हो सकता है? तो उनमें उन्हें जो है बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। देखिए साथियों, बच्चों में जब हम उनको जो है अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो स्वयं से जो है ज्ञान का निर्माण करें, अनुमान लगाने का अवसर देते हैं, तो उनका जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक महत्वपूर्ण तरीका हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे बताना है कि
शिक्षकों को, अब देखिए अभिकथन दिया गया है, अभिकथन कारण कितना सटीक है ये आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे अभिकथन है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल सही है साथियों, एक शिक्षक को एक सार्थक वातावरण अपने बच्चों को देना चाहिए, एक शांतिप्रद वातावरण देना चाहिए जिससे बच्चों को एक्टिविटी रही सहित जो है लर्निंग देना चाहिए, जिससे वे अपनी एक्टिविटी कर सकें, सहयोगात्मक अधिगम को जो है यहाँ पे दे सकें। तो अभिकथन बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि कारण सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल सही है साथियों, जो बच्चे होते हैं, कोई भी बच्चा होता है तो आंतरिक रूप से हमेशा प्रेरित होता है, लेकिन शिक्षक एक सार्थक वातावरण जब देता है तो और भी ज़्यादा वो आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं। इसलिए अभिकथन और कारण दोनों यहाँ पे राइट हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो अभी अधिगम के दौरान कौन सी प्रक्रिया जो है योगदान नहीं देती है, तो गैर प्रासंगिकीकरण। देखिए जो गैर प्रासंगिकीकरण है, ये चीज़ें हमारे अधिगम प्रोसेस के दौरान जो है ये मदद नहीं करती हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। देखिए जो प्रश्न होता है उसके उदाहरण होते हैं, वो जो बच्चे की सोच होती है विद्यार्थी के, वो उसके विचार करने की आवश्यकता होती है, किस प्रकार की वो प्रश्न हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपको समझ कैसे बदली। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों के थिंकिंग को जो है यहाँ पे विकसित करने में आवश्यक हो जाती हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। देखिए जो विफलता होती है बच्चों की, उसका जो आंतरिक आरोपण है उसका क्या उदाहरण हो सकता है। तो इसका उदाहरण है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। तो ये साथियों आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। यहाँ पे बताना है कि अभिकथन है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पे जेंडर बायसनेस आपको देखने को मिलती है, तो देखिए बिल्कुल सही है, ऐसे हमें देखने को मिलता है। अभिकथन जो है सही है। कारण क्या है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए एक उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो बिल्कुल साथियों सही है, क्योंकि बच्चे विशेष जो होते हैं वो अपनी संस्कृति से ही चीज़ों को धारण करते हैं, इसलिए यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों सही है। आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों लेवाई गोट्सकी से रिलेटेड। देखिए लेवाई गोट्सकी आपके एग्जाम में कितने महत्वपूर्ण हैं, आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर में देख लिया प्रीवियस ईयर, जो कि 20 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया था। लेवाई गोट्सकी से हमारा आज जो है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है, तो देख लेते हैं। लेवाई गोट्सकी के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेवाई गोट्सकी महोदय की बात करें जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, जिसने कहा कि बच्चे जो है अपने भाषा का विकास जो है यहाँ पे समाज से करते हैं, तो उनके जो है महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है उनके अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योगदान में, तो उनमें जो है ये सहकर्मी सहयोग जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे हम पीयर कोलैबोरेशन कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है लेवाई गोट्सकी के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य। देखिए
लेव-वाइगोट्स्की से तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। तो लेव-वाइगोट्स्की का जो सिद्धांत है उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और मैं आपको जो है यूट्यूब पे फ्री क्लास आपको लेव-वाइगोट्स्की की एक जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाने की जो है कोशिश करता हूँ। चलिए देख लेते हैं लेव-वाइगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या है। देखिए, जब कोई बच्चा आंतरिक वाक करता है तो बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि 4 वर्ष की अर्पणा, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। देखिए, 4 वर्ष की जो अर्पणा है कहती है कि बटन जिंदा है और शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी कौन सी सोच की विशेषता यहाँ पे दिखाई दे रही है? तो उसमें साथियों जीववाद जो है, जीववादी चिंतन यहाँ पे, वहाँ पे जीववाद जो है चिंतन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों के विशिष्ट विशेषताएं कौन सी है? देखिए, जो स्वालीनता ऑटिज्म होता है उसमें जब उससे जो है उस विकार से जो है बच्चे ग्रसित होते हैं तो उनमें कौन सी विशेषता होती है? तो उनमें साथियों बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार जो है होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। अभिकथन कह रहा है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सही साथियों, बच्चों में जब हम क्रिटिकल थिंकिंग को जो है सरल बनाने के लिए शिक्षक को विविध परिस्थितियों से जो है दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? देखिए, जो अधिगम का प्राइमरी एम है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो साथियों समालोचनात्मक चिंतन का विकास देने पर जो है इसका जोर होना चाहिए, जो है क्रिटिकल थिंकिंग, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। देखिए, बच्चे जब प्रभावी ढंग से सीखते हैं तो उनमें जो अवधारणा विकसित होती है वो अवधारणा साथियों यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता होती है। देखिए, बच्चों में जो व्यक्तिगत जो है भिन्नता होती है, इसलिए उनकी शैलियों में सीखने की भी जो है भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की सीखने की जो शैली होती है, विविधता होती है, उसको महत्व जो है दिया जाना चाहिए और मानव विविधता की प्रतिबिंब के रूप में यहाँ पे देखा जाना चाहिए। तो साथियों, ये रहे आपके CDP जो है 20 अगस्त 2023 को आयोजित होने वाले पेपर 1 की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पे समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू यहाँ पे कर सकें। तो चलिए साथियों, आप लोग को बता दें कि यहाँ पे पिछली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका जो है आप लोग नहीं देखे हो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।